हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज के इस लेक्चर में हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट, जिसको हिंदी में मौलिक अधिकार बोलते हैं। तो फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है पॉलिटी में जिसको आप चाहे तो जितना भी एक्सप्लेन, तो ऐसा कोई एग्जाम होता नहीं जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। स्पेशली आपका जेके एसएसपी ने जो लास्ट जितने भी एग्जाम लिए उसमें अगर पॉलिटी था तो उसमें फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस रखा था। तो इसलिए हम लोग फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने पहले ही पढ़ा तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और इसको हम लोग डेप्थ में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। ये आपको एक एक आर्टिकल साथ साथ लर्न हो जाएगा। ठीक है, और मेरा ज़्यादा फोकस होता है चीज़ों को रिवाइज करवाने का। और फंडामेंटल राइट एक अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। यहाँ से आपको लगभग कॉन्स्टिट्यूशन के जो अपने राइट हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट, जो आपके राइट हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में? ये पार्ट थर्ड में है। ठीक है, पार्ट थर्ड में, टू में क्या है? सिटीजनशिप। और फोर्थ में आपका, पार्ट फोर्थ में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी। और 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। 5 में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और 6 में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पढ़ाए हुए हैं, शेड्यूल पढ़ाया हुआ है, सोर्स सब कुछ मैंने पढ़ाया लास्ट में। ठीक है, बाकी आपने अगर एमसीक्यूज करने हैं तो बीएमसी क्लासेस विद अजय पे आपको मिल जाएंगे। आप देखिए जाके, वहाँ पे मैंने आपके कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के एमसीक्यूज करवा दिए, प्रियम्बल के एमसीक्यूज करवा दिए। और आज या कल में भी आपका उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा, पार्ट शेड्यूल और सोर्स के ऊपर भी। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये पार्ट थर्ड में आता है। उसके बाद आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक है मैंने ऊपर भी लिख दिए थे। 12 से लेके 35 आर्टिकल। इसके बीच बीच में जितने आर्टिकल हैं सारे के सारे किसकी बात करते हैं? ये आपके फंडामेंटल की बात करते हैं। आपके फंडामेंटल राइट कौन से हैं? तो टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं? टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं? टोटल फंडामेंटल राइट को मैं एफ आर से शॉर्टकट डिनोट करूंगा। तो ये आपके 6 फंडामेंटल राइट हैं। इससे पहले 5 हुआ करते थे और 7 हुआ करते थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया। क्यों हटाया, कैसे हटाया, ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे अभी मेरे साथ साथ। ठीक है, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फ्रेज ये बोला जाता है, चलिए इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फ्रेज ये बोला जाता है, इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है फंडामेंटल राइट को। बेसिकली मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी के टाइम एक इंग्लिश मतलब फाइटर था जिसने किसी राजा के खिलाफ फाइट लड़ी थी। तो उसी के नाम पे हमने इसको भी क्या बोल देते हैं? फंडामेंटल राइट भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से क्या है? मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? फंडामेंटल राइट है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। अगर मैं सोर्स की बात करूँ तो पढ़ा चुका हूँ आपको। सोर्स क्या है इसका? सोर्स इसका यूएसए है। कौन है? यूएसए इसका सोर्स है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं? यहाँ से ये पूछा जाता है कि आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकता है फंडामेंटल राइट। दूसरी चीज पूछी जाती है कि टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं, कौन कौन से, ये आप पढ़ने वाले हो। उसके बाद ये कौन से पार्ट में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है? ये पार्ट नंबर थर्ड में आता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में इसको फंडामेंटल राइट नहीं बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की, इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट क्या बोला जाता है? बिल ऑफ राइट। तो फंडामेंटल राइट को यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट के नाम पे वहां पे प्रोविजन रखा हुआ है। तो हमने यहाँ से इसको बोरो करा, हमने यहाँ से इसको बोरो करा। और मैं थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझा देता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। इंडिया के फंडामेंटल राइट में और यूएसए के फंडामेंटल राइट में दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं समझा देता हूँ। देखिए दोनों में डिफरेंस ये है। तो वो डिफरेंस क्या है? अगर अब मैं लिखूँ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं था। इट डिड नॉट include it did not include in basic
कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको आफ्टर अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था, आफ्टर अमेंडमेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया के फंडामेंटल राइट में, इट इंक्लूडेड इन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब ये फंडामेंटल थे हमारे, जब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें ये इंक्लूड थे। दूसरी ये है कि यहाँ पे क्या है कि जो यूएसए का फंडामेंटल राइट है, इसको इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इसको अमेंड नहीं किया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं इसको भी अमेंड कर सकते हैं, वो इसके स्पेशल प्रोविजन होते हैं, लेकिन आमतौर पे इसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया के जो फंडामेंटल राइट है, इट कैन बी अमेंडेड, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन क्या है, ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस छोटा सा माइनर सा एक डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया कि यूएसए से हमने ये सोर्स लिया था। ये पढ़ाने के पीछे मेरा इंटेंशन ये है कि आप समझ पाओ कि हमने कहाँ से लिया था सोर्स, किस तरह से हमने इसको यूज किया था। तो वहां पे क्या था, उन लोगों ने बाद में अमेंड करके ऐड किया, लेकिन इंडिया में क्या है, ये बेसिक जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, देन एट दैट टाइम ही हमने क्या किया था, इसको इंक्लूड कर लिया था। इसको यूएसए की बात करें तो वहां पे अमेंडमेंट इसमें नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये हुई भी है, ये अमेंडमेंट हुई भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल राइट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लीजिए, क्योंकि बेसिक जो क्वेश्चन आता है वो तो सबको आना चाहिए, ठीक है। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के कुछ करेक्टरिस्टिक लिख लीजिए। ये मैं साथ से इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको फंडामेंटल राइट अच्छे से समझ आए, अदरवाइज हम लोग स्लाइड में भी पढ़ेंगे क्योंकि टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है, ये एनफोर्सेबल है। क्या है ये एनफोर्सेबल है, ये एनफोर्सेबल है। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि प्रियम्बल आपका एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब आप किसी को, मतलब इसके आधार पे आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते कि भाई ये चीज प्रियम्बल में बोली है, आप ऐसा क्यों नहीं करें, क्योंकि वो आपका एनफोर्सेबल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये जस्टिएबल भी है एंड दैट इज बाउंडेबल भी है, ये बाउंडेबल भी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे बोला कि रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड। तो फंडामेंटल राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। कुछ मैं आपको बताऊंगा स्पेशल प्रोविजन कि किन किन केसेस में फंडामेंटल राइट काम नहीं करते, कहाँ कहाँ पे, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम ओवरऑल इसका आइडिया लिख रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए फंडामेंटल राइट जो है वो एनफोर्सेबल है कि नहीं है, क्या वो जस्टिएबल है कि नहीं है, वो बाउंडेबल है कि नहीं है, ठीक है। बाउंडेबल मतलब इसको लगाना जरूरी है, ये बाउंडेबल है, गवर्नमेंट को ये इसका पालन भी करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बताया कि रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, फंडामेंटल में क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ये किसका राइट है, ये आपका राइट किसका है, ये है राइट टू सिटीजन अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, ये अगेंस्ट गवर्नमेंट, मतलब ये बेसिकली सिटीजन जो भी हैं इंडिया के, उनके राइट है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अगर गवर्नमेंट उनके साथ गलत करती है तो ये फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग केस लड़ सकती है और उनको न्याय मिलेगा, जस्टिएबल है, ठीक है, कोर्ट में जा सकती है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, वो बेसिक पॉइंट है, देखो, क्योंकि फंडामेंटल राइट का ओवरऑल आइडिया आपको होना चाहिए, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इसका इम्पैक्ट कैसा है। तो आपको याद रखना है ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट होता है इसका। वो कैसे, देखो नेगेटिव कैसे, जैसे ये सरकार को लिमिट करता है, कुछ सरकार को काम करने से कुछ रोकता है, मतलब सरकार अपनी मनमानी से सब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग आप उनके ऊपर केस कर सकते हो। और पॉजिटिव इस तरह से, जैसे आप आर्टिकल 15 का थर्ड पॉइंट पढ़ोगे, आर्टिकल 16 पढ़ोगे, तो इसमें क्या है, आपको दिखेगा कि ये पॉजिटिव है, इसका फायदा भी है, ठीक है। जैसे 15 का थर्ड पॉइंट ये बोलता है
सॉरी 15 का थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, देखो पॉजिटिव कैसे हो गया ये, क्योंकि 15 का थर्ड पॉइंट आपको बोलता है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर द चाइल्ड एंड वुमेन। देखो वैसे तो फंडामेंटल राइट बोलता है राइट टू इक्वलिटी, सबको इक्वल अधिकार होना चाहिए, लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर चाइल्ड एंड वुमेन, वुमेन के लिए और चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रोविजन रख दिए गए, उनके लिए अलग से कानून बना दिया कि जो आपका डाउरी एक्ट है, जैसे डाउरी एक्ट बना दिया वुमेन के लिए कि दहेज लेना गलत है, ठीक है, जैसे वुमेन शेल बना दिया, वुमेन शेल बना दिया। तो वो क्या है, वो बेसिकली राइट टू इक्वलिटी नहीं है, वो स्पेशल और चाइल्ड या वुमेन के अलग अलग से जो कानून बनाए गए, तो वो तो राइट टू इक्वलिटी को नहीं बताता, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, सबके लिए बराबर है, लेकिन इनके लिए ज्यादा फैसिलिटी दे दी। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है, ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन करता है लेकिन पॉजिटिव होता है, वो मतलब भेदभाव तो करता है लेकिन कैसा भेदभाव करता है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो अच्छी चीज है, तो वो गलत नहीं है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आप बताइए क्या फंडामेंटल राइट नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है कि पॉजिटिव, तो आंसर होगा ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। ये मैं आपको जब समझाऊंगा इसकी लाइनों का मतलब, तो आपको अपने आप समझ आएगा, जब आप मैं बताऊंगा कि ये पॉइंट देखिए, देखो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव बात है, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए पॉइंट। उसके बाद ये किस किस के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, ये किसके लिए है, ये है आपका इंडियन एंड नॉन इंडियन, बहुत हैव राइट ऑफ फंडामेंटल, चाहे आप इंडियन की बात करें या नॉन इंडियन की बात करें, तो दोनों को फंडामेंटल राइट का बेनिफिट मिलता है, दोनों इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए ही हैं। सम आर्टिकल्स वैलिड फॉर इंडियन सिटीजन ओनली। वो कौन कौन से आर्टिकल है उसके भी नाम लिख लीजिए आप। तो वो आर्टिकल कौन कौन से, वो आर्टिकल आपके आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये क्या है, ये ओनली फॉर इंडियन है, ये ओनली फॉर इंडियन है जिसको इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है। ठीक है, आगे इसका 6 पॉइंट ये है, देखो इसका 6 पॉइंट क्या है, मैं 3 4 पॉइंट पहले ही लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए हमारा। चलिए ये 3 4 पॉइंट और बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि जो फंडामेंटल राइट है ये अमेंड किए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्या फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है, तो आंसर होगा यस, फंडामेंटल राइट बिल्कुल अमेंडेबल है। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, मैं आपको पार्ट में जब पढ़ा रहा था तब भी बता दिया था। उसके बाद ये क्या काम करते हैं, बैलेंस ऑफ सोशल इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सोशल का मतलब होता है गवर्नमेंट से, इंडिविजुअल का मतलब जैसे आप अकेले अकेले आदमी के, उन दोनों को बैलेंस बना के रखता है। आप चाहे तो अपनी मनमानी से कुछ नहीं कर सकते और गवर्नमेंट चाहे ये भी अपनी मनमानी से कुछ नहीं कर सकती, दोनों के बीच में ये बैलेंस बना के रखता है। आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, देखिए पॉइंट नंबर 8 क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 8 बोल रहा है कि पार्लियामेंट्री जो है वो इसके ऊपर लॉ बना सकती है, किस लिए कि इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन या पावरफुल किया जा सके, तो ये पार्लियामेंट के पास इतनी पावर होती है कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा कानून बना सकती है, इनको पावरफुल करने के लिए, इनको हटा नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि जब आप केस पढ़ोगे, केशवानंदा केस, उसमें साफ साफ बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप लोग अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है क्या फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल है या जस्टिएबल है या बाउंडेबल है, तो आंसर होगा बिल्कुल ये सब कुछ है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये इन्फोर्सेबल नहीं है, उसके बाद प्रियम्बल ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको इन्फोर्सेबल बनाएगी ना, लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं होते। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल होते हैं, इनके बेस के ऊपर आप किसी के ऊपर भी केस कर सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट हर्ट होते हैं तो। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड, तो फंडामेंटल राइट को भी लिमिट किया जा सकता है कुछ कंडीशन में, ये आप पढ़ोगे आगे। अगर राइट टू सिटीजन अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये क्या होता है, ये राइट होता है एक सिटीजन का किसके, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसलिए तो इसको नेगेटिव ही बोला जाता है। ठीक है,
इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इफेक्ट होते हैं, ठीक है। बाकी ये इंडियन के ऊपर और नॉन इंडियन दोनों के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, जो भी इंडिया में रह रहा है। बाकी अगर आप इंडियन सिटीजनशिप है आपके पास, तो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं फंडामेंटल राइट के जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन के ऊपर काम करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो हो गया 15-16, क्योंकि 15 इक्वेलिटी वगैरह की ये सारी बातें करता है, इसलिए ये तो सिर्फ इंडियन के ऊपर लागू होता है, इससे रिजर्वेशन वगैरह भी आती है। तो उसके बाद जो 19, 29, 30, देखो 19 एक कम 20 में और 29 एक कम 30 में, और 30 आर्टिकल हो गए। ये 5 आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट और इंडियन सिटीजन के ऊपर ही एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। ये बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। और दूसरी चीजें पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बना सकता है। ये छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको बताया। अब फंडामेंटल राइट कौन कौन से होते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में हम लिख लेते हैं। फंडामेंटल राइट कौन कौन से होते हैं, चलिए गाइस नेक्स्ट देखिए। राइट कौन कौन से हैं। जो सबसे पहला राइट है हमारे पास, राइट नंबर फर्स्ट है, वो है राइट टू इक्वलिटी। फंडामेंटल राइट में कौन कौन से हैं राइट टू इक्वलिटी, देखो 12 और 13 क्या है ये हम पढ़ेंगे। 14 से लेके 18 तक हमें क्या देता है, राइट देता है इक्वलिटी की, किस किस प्रकार की इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे फंडामेंटल राइट की बात करें, तो हमारे पास जो दूसरा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। हमारे पास फ्रीडम है। अब फ्रीडम किस किस की है, ये आप आर्टिकल 19 से लेके 22 तक पढ़ने वाले हो, ठीक है। ये आप 19 से 22 तक पढ़ने वाले हो। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो मतलब अगर आपका कोई शोषण होता है या आपसे कोई जबरदस्ती काम करवाता है, तो वो आर्टिकल आप उसके तहत फंडामेंटल राइट के तहत आप केस कर सकते हो। ये आपके पास इसका एक फंडामेंटल राइट है, जिसका आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। ये देखो आइडिया होना चाहिए कौन सा आर्टिकल कहाँ तक है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि आपको बोलने का अधिकार है, आप अपने विचार रख सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशन होती है, आप क्या क्या नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वो किस आर्टिकल में आता है, तो मान लीजिए आपके पास आपको नहीं याद, लेकिन इतना तो पता है कि राइट टू फ्रीडम का ही ये बोलने का अधिकार। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 के बीच में कोई होगा, और कोई भी ऑप्शन ऐसा है जो 19 और 22 के बाहर लिखा है, वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। कभी कभी ऐसे ही आंसर मिल जाता है, इसलिए आपको जो बेसिक होता है ना ओवरऑल स्ट्रक्चर, वो पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप पार्ट्स याद कर लेना, पार्ट्स के अंदर आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो उसमें भी क्वेश्चन कभी कभी निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, वो है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आपको रिलीजन का भी अधिकार है, ये भी आप पढ़ोगे कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, किस कंडीशन में धर्म आपका चेंज नहीं किया जा सकता, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो ये आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है, ठीक है। आर्टिकल आपको एक एक पूरा बाय हार्ट याद हो जाएगा जैसे जैसे मेरे साथ पढ़ोगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट को हम बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में और डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर आप बात करें पॉलिटी में, तो उसके फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके राइट हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है 5वें नंबर, ये है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। तो ये आपके पास कल्चरल और एजुकेशन राइट है, वो कौन सा फंडामेंटल राइट है, वो 5 में है। अगर हम बात करें सिक्स की, तो सिक्स में क्या है आपका, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके रिट आ जाते हैं, इसी को आपका जो सिक्स फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, इसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बी आर अम्बेडकर ने इसके ऊपर बोला था कि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल है, ठीक है। तो ये बेसिक 6 फंडामेंटल राइट है, और इसके एक्सेप्शन है। जैसे आर्टिकल बीच में देखो आप 31 नहीं आया, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 33, 31 और 34 जो है वो एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट की। ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट के कुछ एक्सेप्शन है जो इनके बाहर काम करेगी। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 35 की, तो ये क्या है, ये राइट देता है पार्लियामेंट को कि वो फंडामेंटल राइट के ऊपर लॉ बना सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि अमेंडेबल होते हैं, पार्लियामेंट इसको इसके ऊपर लॉ बना सकती है, इसको ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। तो आपकी 6 फंडामेंटल राइट है। सबसे पहले इक्वेलिटी है, सबसे पहले तो सब एक जैसे हैं। दूसरी बात, जब एक जैसे हो गया तो सबको फ्रीडम मिल गया, आप कहीं भी घूमिए फिरिए जाइए, आपको कोई रोकथाम नहीं है। उसके बाद आपके खिलाफ अगर कुछ गलत होता है तो भी आप केस कर सकते हो। फिर आर्टिकल राइट टू फ्रीडम रिलीजन, आप कोई रिलीजन भी अपना सकते हो। फिर कल्चरल और एजुकेशन राइट है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है आपके पास। आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वेलिटी है। आर्टिकल 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका 23 से 24 तक है। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेके 28 तक है। फिर कल्चरल और एजुकेशन राइट आपके पास वो 29 से 30 आर्टिकल है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वो आर्टिकल 32 है। फिर आपके 3 एक्सेप्शन है, आर्टिकल 31, 33, 34। ये है फंडामेंटल राइट के एक्सेप्शन। पर आर्टिकल 35 क्या बोलता है, राइट टू मेक लॉ ऑन फंडामेंटल राइट बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट चाहे तो इसके ऊपर कानून बना सकता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट कौन कौन से आपके पास, एक देखिए ई,
EFERER सबसे पहले आपके पास इक्वालिटी का राइट है, फिर F स्टैंड्स पर आपके पास फ्रीडम है, E स्टैंड्स पर एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आप आवाज उठा सकते हो, और R स्टैंड्स पर क्या है, रिलीजन, और E का मतलब एजुकेशनल, और R का मतलब है रेमेडीज। ये आपके पास 6 राइट हैं, ठीक है। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हो, EFERER। और आर्टिकल की स्नेटी याद होनी चाहिए, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29, 30 और 35, ठीक है, 29, 30 और 32। उसके बाद जो एक्सेप्शन है वो कौन कौन से हैं, 31, 33 और 34, ठीक है। उसके बाद ये एक्सेप्शन है। और 35 क्या बताता है कि आपके पास कानून बनाने का अधिकार है पार्लियामेंट के पास, वो आर्टिकल 35 में लिखा हुआ है। चलिए अभी हम लोग पीछे क्या क्या पढ़ा मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट पार्ट आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हम पढ़ेंगे। पार्ट 3 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड आफ्टर डेट हम पढ़ेंगे कि ये टोटल फंडामेंटल राइट 6 है जो हमने पढ़ लिए। उसके बाद इसको मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। सोर्स इसका यूएसए है। यूएसए और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट में क्या फर्क है ये मैंने आपको बता दिया। देन आफ्टर डेट मैंने आपको पढ़ाया कि इसके जो मेन करेक्टरिस्टिक्स वो क्या क्या है, फंडामेंटल राइट के मेन जो इसकी मेन प्रॉपर्टी वो क्या क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पहले वाला, कि क्या फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है, तो आंसर है बिल्कुल है, ये सब कुछ है ये। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। इसका इम्पैक्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो इसका आंसर होगा बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बाकी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। ये राइट किसको देता है, सिटीजन को राइट देता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद बैलेंस जो भी लॉ बना सकता है, ये तो आपने पढ़ ही लिया बीच बीच में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ, जो कि हालांकि बच्चों को पता नहीं होता, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आपके पास राइट किस तरह के होते हैं। अगर हम राइट की बात करें तो आपके पास देखो कैसे कैसे राइट है। एक तो आपके पास ह्यूमन राइट होता है, एक तो आपके पास ह्यूमन राइट होता है, दूसरा आपके पास फंडामेंटल राइट है, तीसरे आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एंड फोर्थ आपके पास लीगल राइट है। अब इन चारों में फर्क क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बच्चों में काफी कंफ्यूजन होता है कि ये राइट कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन राइट होते हैं ये आपको बाय बर्थ मिल जाते हैं। ये यूएनओ ने भी डिक्लेरेशन किया हुआ है कि ये ह्यूमन राइट है, ये आपको बाय बर्थ मिल जाता है। जैसे आपका बर्थ होते ही आपको वो लागू हो जाता है आपके ऊपर। जैसे राइट टू एजुकेशन एक तरह का ह्यूमन राइट है। कुछ राइट ऐसे होते हैं जो ह्यूमन भी होते हैं, फंडामेंटल भी होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। बाकी जो ह्यूमन राइट है वो क्या है, जो बाय बर्थ होने के बाद ही आपको मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन राइट। जैसे राइट टू एजुकेशन मैंने आपको बताया, ये आपका ह्यूमन राइट है, ये हर एक ह्यूमन को एजुकेशन मिल सकती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट, वो तो आपको पता है जो आप 12 से 35 तक पढ़ने वाले हो, ठीक है, वो आप 12 से 35 तक पढ़ने वाले हो, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन राइट कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट को छोड़ के जितने भी राइट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारे कौन से राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, वो सारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, ठीक है। तो दो राइट तो पता चल गया। ह्यूमन राइट क्या होता है, जो बाय बर्थ आपके ऊपर लागू हो जाते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल राइट आपको पता चल गया कौन से हैं। कॉन्स्टिट्यूशन राइट कौन से हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल के तहत हैं, वो सारे कौन से राइट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। अब बात आती है सर लीगल राइट क्या है। लीगल राइट देखो, लीगल राइट वो राइट होता है जिसमें पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बना सकता है। लीगल राइट वो राइट है जिसमें पार्लियामेंट पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप बोल सकते हो आरटीआई। आरटीआई कैसा राइट है, लीगल राइट है, जिसमें हम बात कर सकते हो राइट टू वोट, राइट टू वोट, ठीक है। तो ये भी है, जैसे कल्प्रिट जो जेल में है वो वोट नहीं डाल सकता, तो इसके ऊपर कानून बनाती रहती है सरकार, कोई भी नया कानून बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपका मैटरनिटी राइट, जैसे जो वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको गवर्नमेंट क्या होगा, गवर्नमेंट अगर जॉब करे तो उसको हॉलीडे मिलेंगे। तो ये क्या है आपका, ये लीगल राइट है, इसके ऊपर कानून बनाए जा सकते हैं। तो देखो ह्यूमन राइट बाय बर्थ लागू हो जाता है, फंडामेंटल राइट आपको पता चल गया। कॉन्स्टिट्यूशन राइट वो राइट होते हैं जो फंडामेंटल राइट को छोड़ के जितने राइट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। और लीगल राइट जिसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो ये थोड़े से राइट है जो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था। चलिए सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल नंबर 12, क्योंकि फंडामेंटल राइट में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। सो आर्टिकल 12 क्या बोलता है, इसमें हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ द स्टेट।
स्टेट का मतलब जहां भी आएगा उसको हम लोग कंट्री समझते हैं। तो कंट्री की डेफिनेशन में क्या क्या आ जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा है जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में नहीं आता। हालांकि एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है छोटे मोटे एग्जामों में कि आर्टिकल 12 किसके रिलेटेड है, या ऐसे बोल देगा कि स्टेट एग्जीक्यूटिव की जो डेफिनेशन है वो कहाँ पे मिलेगी, आर्टिकल नंबर 12 के द्वारा, कि मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या है, इसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है, आर्टिकल 12। अब बात ये आती है कि जो स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्या आता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब आपकी जो भी सेंटर की एग्जीक्यूटिव है सारी, प्लस पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। दिस विल इंक्लूड टू डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। एंड अगर मैं बात करूँ स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, ये भी आपकी स्टेट की डेफिनेशन में आता है, बिकॉज इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ये भी, ये गवर्नमेंट के काम है सारे। उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे पंचायत हो गया, उसके बाद ब्लॉक हो गया, आपका म्यूनसिपैलिटीज होगी, जिसमें लोकल गवर्नमेंट की बात होगी, ये भी आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आएगा। इसको भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आता है अदर अथॉरिटी। अब अदर अथॉरिटी में कौन कौन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको सारे पता ऊपर वाले में कौन कौन आता है। अब हम बात करते हैं कि अदर अथॉरिटी में कौन कौन आता है। ठीक है, अदर अथॉरिटी में कौन कौन आता है। अगर हम बात करें अदर अथॉरिटी में कौन कौन आता है, मैंने पहले बोला था कि हम लोग चीजों को एक्सप्लेन के साथ पढ़ने वाले हैं और आपको पूरी समझ आएगी। देखो फंडामेंटल राइट आपको इतने अच्छे से आ जाएंगे कि दोबारा आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसकी पहली बात तो नो पर्टिकुलर डेफिनेशन। इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि ऐसा होगा तो हम लोग इसको इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन बट ऑल बिलोंग्स टू गवर्नमेंट मीन्स इट इंक्लूडेड डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या क्या आता है, जैसे इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं दी गई, पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं है जैसे बाकी वालों की डेफिनेशन है, लेकिन इतना एक आइडिया दे दिया कि जो भी चीजें गवर्नमेंट से बिलोंग करेगी, ऐसा कोई भी काम जो गवर्नमेंट का काम होगा, तो उस काम की डेफिनेशन ऑफ स्टेट में इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। वो किस में आएगा? डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आएगा। ठीक है, वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आएगा। ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन आपको बुक में नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बुक एक समरी होती है, वहां पे आपको सिर्फ उसका समरी पार्ट मिलेगा। अगर एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो आपको पूरी कंप्लीटली बुक पढ़नी पड़ेगी बड़ी बड़ी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, इसका मैं अगर मोटा मोटा आइडिया दे दूं तो आपको चेक क्या करना है। सबसे पहले जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो इसके ऊपर ये है कि सबसे पहले कोई भी कोई भी फाइनेंशियल कंट्रोल्ड बॉडी बाय गवर्नमेंट, ऐसी कोई भी फाइनेंशियल बॉडी जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, वो सारे की सारा डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आएगा, और वो भी किसमें? अदर अथॉरिटी के अंदर। जैसे आप बात कर सकते हो जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो गवर्नमेंट का, वो भी किस में आएगी? आपकी स्टेट डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आएगी। कोई भी ऐसी बॉडी, बॉडी ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंट, ऐसी कोई भी बॉडी जो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट हो पब्लिकली, तो उन वो भी किस में आ जाएगी? वो भी आ जाएगी गवर्नमेंट ऑफ, और सो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आ जाएगी। ऐसा कोई भी काम, वर्क ऑफ गवर्नमेंट, जिसको चाहे ट्रांसफर कर दिया जाए किसी प्राइवेट बॉडी में, मतलब कोई भी ऐसा काम
जो गवर्नमेंट का हो लेकिन उसको हम चाहे ट्रांसफर भी करते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि मान लो LIC प्राइवेट हो रहा है, BSNL प्राइवेट हो रहा है, तो वो चाहे प्राइवेट हो रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं कंट्रोल काम किसका, वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, लेकिन वो काम भी किस में आ जाएगा, वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 12 की, इतनी बात तो याद होनी चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौन बताता है, वो आता है आर्टिकल 12। लेकिन स्टेट में आता कौन है, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये है कि जो भी यूनियन और पार्लियामेंट है सारे, इन सब की डेफिनेशन कहाँ आती है, आर्टिकल 12 में। स्टेट एग्जीक्यूटिव या स्टेट लेजिस्लेटिव कहाँ आता है सर, आर्टिकल 12 में। लोकल गवर्नमेंट की कोई भी पंचायत की बात करें, म्यूनसिपैलिटी की बात करें कि कौन से आर्टिकल में इसकी डेफिनेशन, तो आंसर होगा 12th आर्टिकल में। पर अदर अथॉरिटी में भी जो है वो भी कहा गया 12th आर्टिकल में। अदर अथॉरिटी में कौन कौन आता है, ऐसा कोई भी काम जो गवर्नमेंट का हो, बस गवर्नमेंट के रिलेशन में होना चाहिए, वो सारे अदर अथॉरिटी में आते हैं। और छोटा सा इसका जो डिसीजन दिया था आपके सुप्रीम कोर्ट ने, इस केस के बाद एक केस आया था आपका राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस आया था, मदन लाल की, जिसको मदन लाल केस के मदन लाल के खिलाफ, मतलब मदन लाल ने केस किया था आपके राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर। और इस केस के बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी। ठीक है, उसने ये कहा था कि जो राजस्थान इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो किसके अंदर आएगा, वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आएगा। ठीक है, मैं इसमें लिख भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक केस आया था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मदन लाल। ठीक है, ये जो केस आया था ये मदन लाल ने किया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर। उसके बाद, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, उसने क्या बोला था, जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो क्या होगा, वो इंक्लूड होगा स्टेट डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, तो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने केस नहीं पढ़े तो पॉलिटी कभी समझ नहीं आएगा। और केस क्या होता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के ऊपर कोई भी किसी के ऊपर केस कर देगा, उस केस के बाद जो कंक्लूजन निकल के आए, उसमें जो ड्रॉबैक निकल के आए, उसके ऊपर टाइम टू टाइम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती रहती है और चीजें ऐड होती चलती है कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये वाली सजा मिलेगी। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लिखा हुआ पनिशमेंट, किस तरह की पनिशमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, वो डिपेंड करता है किस तरह की कंडीशन है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े केस आते चले गए, और इस केस के आधार पे हमने चीजें क्या किया गया, उसको फिक्स करते चले गए। पहले अदर अथॉरिटी में क्या क्या आता था ये पूरी तरह से क्लियर नहीं था, लेकिन जैसे ही राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर मदन लाल ने केस किया, उसके बाद ये चीजें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो भी स्टेट डेफिनेशन में आएगा, मतलब ये गवर्नमेंट का काम है, ये स्टेट डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, और जितने भी स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो सारे किस में आते हैं, वो स्टेट डेफिनेशन में आते हैं। इसी राजस्थान की मैंने एग्जाम्पल लिया, इसके बाद ये बोला गया जितने भी स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो सारे किसके अंदर आते हैं, वो स्टेट डेफिनेशन में आते हैं। तो अदर अथॉरिटी में कौन कौन आता है ये तो आपको पता चल गया होगा, इसकी मैंने डेफिनेशन बता दी कि इसके लिए आपको चार चीजें देखनी है, फाइनेंशियल कंट्रोल हो अगर गवर्नमेंट का, या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो गवर्नमेंट का, या कोई भी ऐसी पब्लिक बॉडी, कोई भी ऐसी पब्लिक बॉडी जो पब्लिकली इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, और दूसरी वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट का काम होता है इसको चाहे ट्रांसफर कर दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को, स्टिल इट इज इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। सो आई होप कि आर्टिकल 12 यहाँ तक आपको मेरी बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऐसी कौन सी चीज है जो स्टेट डेफिनेशन में नहीं आती। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो स्टेट डेफिनेशन में नहीं आती, लिख लो, विच डज नॉट इंक्लूड इन डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा ऐसी बॉडी है जो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती। तो सबसे पहले नंबर पे लिख लीजिए आप, जैसे आपकी एनसीईआरटी, ये एक तरह की क्या है, ये एक तरह की एक सोसाइटी है। ठीक है, एक तरह का एक क्या संस्था है, तो ये आपके किस में नहीं आती, ये स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती। इसके लिए भी केस आया था चंद्रमोहन खन्ना का, एनसीईआरटी के अगेंस्ट एक केस आया था 1992 में, उसके बाद ये चीज क्लियर कर दी गई थी कि एनसीईआरटी एक स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती, इट मीन कि ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, जैसे आपका जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, ये भी आपका किस में नहीं आता, ये भी आपका स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता। इसके लिए भी आपका मनदीप मिश्रा
केस आया था। तो केस तो आपको सारे नहीं पढ़ने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट केस हैं जिसके बाद बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए गए वो केस आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका यूएनओ एक संस्था है, ठीक है, ये भी आपकी इसमें नहीं आती। जैसे मैं बोल सकता हूँ, जैसे हमारी JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप है, ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी इसमें नहीं आती। जैसे आपकी BCCI हो गया क्रिकेट का, ये भी आपका स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि BCCI के ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, वो एक प्राइवेट बॉडी है, वो उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ठीक है, बाकी जैसे हमारा एक JKSS में ऑनर ट्यूटोरियल ऐप है, हमारा जो भी संस्था है हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हमारे ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। हम चाहे जिसको एडमिशन दे चाहे जिसको ना दे, ठीक है। जैसे यूएनओ एक संस्था है, लेकिन हाँ इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जरूर होती है कि कैसा काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात करें कि क्या स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं, तो वो आंसर होगा नो, ये नहीं आते, ठीक है। तो आई होप कि आपको आर्टिकल 12 पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। स्टिल मैंने आपको इसमें बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट बता दी। हालांकि बाकी वाले आपको इतना ही बताएंगे कि आर्टिकल 12 क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट होता है, उसमें स्टेट कौन कौन आता है, बस इतना। लेकिन मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया इसमें कौन कौन पर्टिकुलर कौन कौन आता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट आता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव या स्टेट लेजिस्लेटिव आता है, लोकल गवर्नमेंट आता है, अदर अथॉरिटी आती है। मेन जो कंफ्यूजन था वो था अदर अथॉरिटी के अंदर, मैंने अदर अथॉरिटी भी क्लियर कर दिया। ऐसी कोई भी अथॉरिटी जिसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंट्रोल गवर्नमेंट का हो, तो वो चीज वो सारी की सारी अदर अथॉरिटी में आएगी, दैट विल बी इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, जिसके ऊपर भी फाइनेंशियल कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का, वो सारी किस में आ जाएंगी, अदर अथॉरिटी में। इट मींस की डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आएंगी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का, दिस विल आल्सो इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। आगे बॉडी ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसी बॉडी जो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट होगी, दैट विल आल्सो इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। कोई भी ऐसा काम जो कि ट्रांसफर कर दिया गया हो प्राइवेट बॉडी को, लेकिन स्टिल है तो वो गवर्नमेंट का काम है, तो वो भी आपका आ जाएगा अदर अथॉरिटी में। इट मीन्स कि ये भी इंक्लूड हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया अच्छा कौन कौन सा नहीं आता। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी नहीं आता, क्योंकि इनके ऊपर केस आए हुए हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना, तो फिर बच्चे छोड़ के आते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द स्टेट में कौन नहीं आता, बच्चों को ये नहीं पता है डेफिनेशन होती क्या है। तो ये कुछ मैंने बता दिया आपको, मैंने हिंट भी दे दिया कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, जिसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होगा, वो सारी की सारी बॉडी किस में आ जाएंगी, वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में नहीं आएगी। जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है वो है, और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी JNK का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, क्या वो एक स्टेट डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता। आंसर होगा बिल्कुल आता है, क्योंकि वो आपका जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अगेंस्ट मदनलाल का जो केस आया था उसमें ये चीज क्लियर कर दी गई थी, ठीक है। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए जो मदनलाल केस है वो किसके अगेंस्ट आया था, वो भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इसका आपको तभी समझ आता है जब आपने पढ़ा हो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। और पॉलिटी में पहले ही बता रहा हूँ कि एक ही बार पढ़ोगे, उसके बाद आपको पॉलिटी में दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 की तरफ। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, आर्टिकल 12 आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है। मैंने आपको पहले बोला कि इतनी डिटेल में हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल तो आपको कहीं ना कहीं याद हो ही जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 12 आपने इतना पढ़ लिया, अगर आपको पूछे आर्टिकल 12 में क्या आता है, तो इतनी सारी बातें जब आपने थोड़ी थोड़ी पढ़ी होगी, तो आर्टिकल 12 तो वैसे क्लियर हो गया कि आर्टिकल 12 में डेफिनेशन आती है। आर्टिकल 12 क्या बताता है, ये बताता है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम अदर लॉ। ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है दूसरे लॉ से। मतलब अगर कोई फंडामेंटल राइट के बाहर कोई लॉ होता है जो फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करेगा, मान लीजिए कोई नया कानून बनता है, कोई नया लॉ बनता है, और उसमें ये आपकी गवर्नमेंट है जो आपका सॉरी सुप्रीम कोर्ट है, ये एक जुडिशियल रिव्यू करेगा और ये देखेगा कि क्या इसमें फंडामेंटल राइट तो हर्ट नहीं हुई किसी की, क्या इसमें कोई फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बात तो नहीं है। अगर वो हुई तो उस चीज को वो लागू नहीं किया जाएगा, उसको पहले ही कोर्ट मना कर देगी। तो ये प्रोटेक्शन कैसे करता है, ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास एक पावर होती है, डेट इज जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है।
अब जुडिशियल रिव्यू की पावर क्या होती है, इसमें क्या होता है, टू एग्जामिन करती है सुप्रीम कोर्ट, टू एग्जामिन लॉ बिफोर इनेक्टेड। जब भी कोई लॉ बनता है और जब उसको एक्टिवेट करना होता है, उससे पहले आपकी जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो जुडिशियल रिव्यू की उनके पास पावर होती है। किसके अकॉर्डिंग? इनके पास एक पावर होती है, वो यूज करती है, जैसे जो कोर्ट होते हैं वो हाई कोर्ट भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। जैसे आर्टिकल 13, अभी हम यही पढ़ रहे हैं, प्रोटेक्शन। आर्टिकल 30 बताता है कि हमें फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करना है बाकी पर लॉ से, तो वो जुडिशियल रिव्यू पावर देता है आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को, या हाई कोर्ट को। कोई भी कानून बना है वो चेक कीजिए क्या वो फंडामेंटल राइट को हर्ट तो नहीं कर रहा, क्या फंडामेंटल राइट किसी का अगेंस्ट तो नहीं चल रहा है किसी के। उसके बाद आर्टिकल 32 भी यही बताता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि फंडामेंटल राइट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 226 जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे वो आपको वैसे ही बार बार आएंगे, वो याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कोई भी आर्टिकल पूछा जा सकता है, एग्जाम में हमेशा वही आर्टिकल पूछे जाते हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत कॉमन होते हैं, जो पता होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 13 भी यही देता है, जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है आपके सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। उसके बाद आर्टिकल 32 तो आप पढ़ोगे एक्सप्लेन के साथ, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल और ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता होना चाहिए कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती, कोई आपका काम कर रहा है, कौन करप्शन कर रहा है, आप क्या क्या कर सकते हो। फंडामेंटल राइट में आपके राइट है, आपको समझ आ जाएगी पूरी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आपका हाई कोर्ट भी क्या करता है, आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है। तो ये है आपका प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम अदर लॉ। हमने पढ़ा आर्टिकल 12 क्या करता है, ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है, डेफिनेशन स्टेट में कौन कौन आता है, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। एंड देन आफ्टर दैट मैंने आपसे बात करी आर्टिकल 30 की। तो आर्टिकल 13 क्या बोलता है, आर्टिकल 13 की, तो आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि फंडामेंटल राइट को बचा के रखना है बाकी वाले लॉ से। कोई भी ऐसा कानून ना बने जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। अगर ऐसा होता है तो ये आपका जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है कोर्ट के पास, जो आर्टिकल 13 के तहत क्या कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, उसको एक्टिवेट नहीं होने देगा, उसको नल एंड वॉइड कर देगा, खत्म कर देगा। उसके बाद आर्टिकल 32 भी ये पावर देता है, आर्टिकल 226 भी हाई कोर्ट को पावर देता है, ठीक है। बाकी हम लोग इसके अंदर आर्टिकल 13 तो आपका पता चल गया, अब हम आर्टिकल 13 के अंदर भी क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक 13 का क्लॉज नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर 13 का क्लॉज नंबर सेकंड पढ़ेंगे। आर्टिकल एक ही है लेकिन इसमें क्लॉज होते हैं। फिर आर्टिकल 13 का क्लॉज नंबर 3 पढ़ेंगे, फिर आर्टिकल 30 का क्लॉज नंबर 4 पढ़ेंगे। 13 का क्लॉज नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज ही क्लास में इसको नहीं पढ़ेंगे। आप फिलहाल कल इसको फंडामेंटल राइट को देख के आइएगा। मैं एक बार जल्दी से इसका रिव्यू कर देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा। स्टिल हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट स्टार्ट करा, हमने बोला इसको मैग्ना कार्टा कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसमें 6 फंडामेंटल राइट हैं, इसमें आर्टिकल 12 से 35 आता है। ये पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इसका सोर्स यूएसए है। मैं दोनों में फर्क समझाया थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसके फंडामेंटल राइट का एक ओवरव्यू दिया आपको कि ये क्या होता है बेसिकली। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एनफोर्सेबल होता है, ये जस्टिबल होता है, ये बाउंडेबल होता है, ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है फंडामेंटल राइट के ऊपर भी। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इफेक्ट होते हैं इसके। ये इंडियन और नॉन इंडियन दोनों के ऊपर वैलिड, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए होते हैं, जैसे 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। उसके बाद इसको अमेंड किया जा सकता है। चलिए आगे हमने क्या पढ़ा, आगे हमने पढ़ा 6 तरह के फंडामेंटल राइट। याद कैसे करना है, EFERER, ठीक है। ई का मतलब राइट टू इक्वलिटी, दैट इज आर्टिकल है इसके 14 से 18 तक के। एंड अगर बात करें राइट टू फ्रीडम की, EFERER, तो एफ मतलब राइट टू फ्रीडम, फिर आगे ई राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो उसका आर्टिकल 23 से 24 है, और राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 का। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें रिलीजन का भी अधिकार है, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री सेकुलर है, सेकुलरिज्म है यहाँ पे, ठीक है। ये 25 से 28 तक है। फिर राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है, वो 29 से 30 तक है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, वो 32 आर्टिकल है, और एक्सेप्शन है 31, 33 और 34 आर्टिकल फंडामेंटल राइट के। और आर्टिकल 35 हमें ये परमिशन देता है कि हम लोग जो पार्लियामेंट है जो हमारा, वो कानून बना सकता है इसके ऊपर। उसके बाद मैंने बताया कि राइट भी होते हैं 4 प्रकार के, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन राइट, लीगल राइट। ह्यूमन राइट की बात करें तो बाय बर्थ जो एक्टिवेट हो जाते हैं, डेट ऑल आर इंक्लूडेड इन द ह्यूमन राइट।
एंड अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट आपको पता है 12 से लेकर 35 तक जितने आर्टिकल है वो सारे फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। एंड अगर इसको छोड़ के हम जितने भी आर्टिकल की बात करें वो सारे कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। और वो सारे आर्टिकल जिसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है वो सारे आर्टिकल किस में आ जाएंगे, वो लीगल राइट होंगे, वो सारे आपके लीगल। राइट टू वोट आपका लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी पे भी क्या है, लीगल राइट है, इसके ऊपर कानून बनाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 12 स्टार्ट किया जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट को बताता है। इसमें इंक्लूड रहता है यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट, फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, फिर लोकल गवर्नमेंट, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अदर अथॉरिटी भी इसमें इंक्लूड होगी। अदर अथॉरिटी में कौन आएगा, इसकी मैंने 4 कंडीशन बताई, उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हो। देन मैंने बात करा इसमें जो नहीं आता वो बता दे। फिर मैंने आर्टिकल 13 लिखवाया, मैंने बोला ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है दूसरे लॉ से। इसमें जैसे जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है कोर्ट के पास, उसके अकॉर्डिंग वो इसको क्या करता है, वो एग्जामिन करता है कोई भी लॉ को एक्टिवेट करने से पहले कि क्या ये फंडामेंटल राइट को हर्ट तो नहीं कर रहे, क्या ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट तो नहीं है। तो ये आपके कोर्ट को परमिशन मिलती है, ये कोर्ट को पावर देता है आर्टिकल 13 कि आप जुडिशियल रिव्यू करिए, ठीक है। और इसलिए ताकि फंडामेंटल राइट को बचाया जा सके। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला कि इसके हमने अलग अलग क्लास पढ़ने हैं, अगर आज शुरू कर दिया तो लंबी हो जाएगी क्लास। सो डैट मैं आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो क्लास पढ़ाऊंगा वो साथ साथ आपको लर्न हो जाएगा। इसके एमसीक्यूज बीएमसी क्लासेस विद अजय पे मिलेगी यूट्यूब पे, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा एमसीक्यूज का, और इसका पीडीएफ आपको बैच में अगर ऐप में इंक्लूड हो तो मिल जाएगा। देखो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, ये मेरी हमेशा से कंप्लेन है। अभी भी हमारे व्यूज बहुत कम आते हैं, हम इतना अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे तरीके से आपको कोई एक्सप्लेन करके पढ़ाया होगा किसी ने फंडामेंटल राइट। आप देखेंगे फंडामेंटल राइट आपको एक एक आर्टिकल याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना कमेंट एक बार जरूर करिए ताकि हमें पता चले कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।